गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 हिंदी मीडियम बायोलॉजी के आपके नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, चैप्टर नंबर 28। क्यों मैंने 29 पहले क्यों किया, 28 बाद में क्यों किया? क्योंकि बेटा 28 से रिलेटेड है आपके 31, 32, 33 और 34। अब ये पाँचों चैप्टर हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर ये पूरे पढ़ लिए तो एक साथ पूरा का पूरा जनन तंत्र जो है और जनन तंत्र की क्रियाविधि क्या है समझ में आ जाएगी, ठीक है ना? तो मानव का जनन तंत्र, हमें पता है कि मनुष्य के अंदर अलग अलग प्रकार के तंत्र होते हैं और अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, ठीक है ना? जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। और मानव में कैसा जनन पाया जाता है? लैंगिक। अच्छा, अब मनुष्य में लैंगिक द्विरूपता होती है। द्विरूपता मतलब कि इसमें जनन के लिए दो अलग अलग जीव होते हैं, जैसे नर और मादा। और नर में नर के जननांग होते हैं और मादा में मादा के जननांग होते हैं, ठीक है? तो देखिएगा, अर्थात नर एवं मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। द्विरूपता मतलब कि भाई किन्हीं दो जीवों को आप लोग बाह्य लक्षणों के आधार पर क्या कर सको? पहचान सको। नर में शिशन और माता एवं वृषणकोष पाए जाते हैं, जबकि स्त्रियों में स्तन ग्रंथियाँ विकसित होती है। नर में ये केवल अवशेषी के रूप में होती है। अवशेष मतलब भाई ठीक है, पाए जा रहे हैं लेकिन किसी काम के नहीं है, ठीक है बेटा? ओके, क्लियर हो गया? अब देखो एक और, पुरुषों में आप लोग दाढ़ी मूछ की उपस्थिति, आवाज़ का भारी होना आदि लक्षण पाए जाते हैं, जबकि स्त्रियों में महीन आवाज़, कोमल त्वचा और नितंब यानी कि बटकॉक्स जो होते हैं उसके चित्र में वसा का जमाव हो जाने के कारण श्रोणी क्षेत्र, श्रोणी मतलब कमर वाला हिस्सा, ठीक है, अधिक विकसित होना आदि प्रमुख लक्षण होते हैं। आई बात समझ में? तो ये नर के लक्षण और मादा के लक्षण जिसके आधार पर आप नर और मादा को पहचान सकते हो। अब भाई मानव में जनन तंत्र के लिए नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र पाए जाते हैं, अलग अलग है। तो सबसे पहली बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम की। ओके, मादक नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम के अंदर दो प्रमुख घटक होते हैं। पहला तो प्राथमिक जननांग और दूसरा सहायक। अच्छा, प्राथमिक जननांग आप किसको बोलते हो? जो नर युग्मक का निर्माण करते हैं, ठीक है ना? अब देखो कौन कौन से प्राथमिक जननांगों में बेटा एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी मतलब संख्या में दो होंगे प्राथमिक जननांग, या जननों के रूप में होते हैं, गोनेड्स के रूप में होता है। ओके, इसके अतिरिक्त कई सहायक जननांग, एसेसरी रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स जैसे कि वृषणकोष, स्क्रॉटल सैक, अधिवृषण एपिडिडाइमस, शुक्रवाहिनियाँ, वास डेफरेंस, शिशन और प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि आदि के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है? क्लियर है बेटा? अब हम बात करें वृषण की, टेस्टिस की। तो वयस्क पुरुष में एक जोड़ी संख्या में दो गुलाबी अंडाकार वृषण जो है उदर गुहा के बाहर दोनों टांगों के मध्य मध्य कोशों में स्थित होते हैं, ठीक है ना? क्लियर है? वृषण कोश की दीवार, अच्छा एक और बात अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, वृषण कोश की दीवार जो है वो लचीली, पतली तथा रोमयुक्त होती है। इसके भीतर अरेखित पेशी तंतु मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते, ठीक है? ऐसे आप लोग अनैच्छिक पेशी भी बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? अनैच्छिक पेशी बोलते हो। का मोटा उपत्वचीय सबक्यूटेनियस स्तर होता है, जिसे आप लोग डार्टोस पेशी या डार्टोस मसल कहते हो। रेखित पेशी तंतुओं स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स को एक दंडनुमा गुच्छा वृषण कोश, ओके, अब देखो क्या करें, रेखित पेशी तंतुओं के अंदर एक दंडनुमा गुच्छा वृषण कोश के प्रत्येक अर्धभाग के उपत्वचीय पेशी स्तर को उदरीय उपत्वचीय पेशी से जोड़ता है, जिसे आप लोग वृषणोत्कर्ष। अब डार्टोस पेशी तो कौन सी होती है? अरेखित होती है, और ये कौन सी होती है? रेखित क्रेमस्टर मसल यानी कि वृषणोत्कर्ष पेशी होते हैं। प्रत्येक वृषण कोश की गुहा में एक सक्रिय वक्षण नाल, ठीक है, इंग्विनल कैनाल जुड़ी हुई रहती है। क्लियर है? वृषण की संरचना की अगर हम लोग बात करें, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टेस्टिस की अगर हम लोग बात करें, तो नॉर्मली प्रत्येक वृषण जो है वो 4 सेंटीमीटर मोटा, 2.5 सेंटीमीटर लंबा और 10 से 15 ग्राम वजन वाली संरचना है। इस पर दो आवरण पाए जाते हैं, इसे वृषण खोल, टेस्टिकुलर कैप्सूल कहते हो, ठीक है? बाहरी जो आवरण है बहुत पतला होता है, महीन होता है, पतला, जिसे आप लोग योनिक कंचुक यानी कि ट्यूनिका वेजाइनलिस बोलते हो, या उदर गुहा के उदरावरण से बनता है, ठीक है? किससे बनता है? उदर गुहा के उदरावरण से बनता है। जबकि भीतरी स्तर जो है वो श्वेत कंचुक यानी कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहलाता है। ये श्वेत तंतु में यानी कि वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना है। यह स्तर स्थान पर वृषण में धंस कर वृषण पट्टिकाओं या सेप्टुला टेस्टिस का निर्माण करता है। आई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है? प्रत्येक वृषण जो है 250 से 300 पिंड को या लोब्यूल्स में विभक्त रहता है, और प्रत्येक पिंडक ऊतक में 2 या 3 महीन कुंडलित, बहुत पतली कुंडलित होता है बेटा, मुड़ी हुई। कुंडलित क्या है? मुड़ी हुई शुक्र जनन नलिकाएं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। पिंडक ऊतक में इन नलिकाओं के अतिरिक्त अंतःस्रावी कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं और तंत्रिका तंतु भी पाए जाते हैं। यानी कि इनके अलावा क्या क्या और होती हैं? अंतःस्रावी कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं, तंत्रिका तंतु होते हैं। इनमें
अतिरिक्त संयोजी ऊतक और अंतराली कोशिका इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती है जो नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, किसका, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावित करती है, ठीक है ना, क्लियर है, जिसके कारण पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है, दाढ़ी मूंछों का विकास होना, ठीक है। उसके अलावा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों की अगर हम लोग बात करें तो दाढ़ी मूंछों के विकास के अलावा अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली क्या होता है आप लोगों का भाई, युग्मक का निर्माण होना, तो ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है वो क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। सहायक जनन ग्रंथियों का विकास होता है, ठीक है। प्रत्येक शुक्र जनन नलिका के चारों ओर संयोजी ऊतक का बना झिल्ली में पतला आवरण होता है जिसे आप लोग ट्यूनिका प्रोपिया बोलते हो, क्या बोलते हो, ट्यूनिका प्रोपिया। इसके अंदर जनन उपकला या जर्मिनल एपिथेलियम का स्तर पाया जाता है। इसके अंदर कौन सा स्तर है, जनन उपकला या जर्मिनल एपिथेलियम का स्तर पाया जाता है, जिसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहली है शुक्र जननीय कोशिकाएं, ठीक है, इनके द्वारा शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणुओं का निर्माण होता है। आई बात समझ में, शुक्र जननीय, देखो शुक्राणु जननीय, शुक्र जननीय मतलब कि जो शुक्राणुओं का जन्म देती है उनका निर्माण करती है, ठीक है ना, शब्द को तोड़ना सीखो। अगला है आलंबन कोशिकाएं, सपोर्टिंग, यानी कि जो इनको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, ठीक है। इन्हें आप लोग सर्टोली कोशिकाएं भी बोलते हो या धात्री कोशिकाएं, धात्री मतलब नर्स सेल्स भी बोलते हो। ये संख्या में कम होती है और आकार में बड़ी होती है, ठीक है, तथा स्तंभी प्रकार, स्तंभ मतलब खंबे के आकार की होती है। स्वतंत्र सतह वाला भाग इनका कटा फटा होता है, ठीक है। इनके प्रत्येक भाग में शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं स्पर्मेटिड्स या सर्टोली कोशिकाओं से सटकर संलग्न रहती है, ठीक है। इनके प्रत्येक भाग में शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं स्पर्मेटिड्स या सर्टोली कोशिकाओं से सटकर संलग्न रहती है। सर्टोली कोशिकाएं बेटा क्या होती है, विकासशील जनन कोशिकाओं को सुरक्षा, ठीक है, वो क्या करते हैं, विकासशील जनन कोशिकाओं को सुरक्षा, आलंबन, आलंबन मतलब सहारा और पोषण प्रदान करने के साथ साथ शुक्राणु पूर्व कोशिका के अनावश्यक कोशिका द्रव के विघटन का कार्य करती है, ठीक है ना। इनके द्वारा शुक्राणु उत्पादन या को प्रेरित करने वाला हार्मोन FSH, ठीक है, की क्रिया को नियमन करने वाले इनिबिन नामक प्रोटीन का हार्मोन का स्त्राव भी किया जाता है, ओके। अगली है शुक्र जनन नलिका सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स, ये वृषण की सतह के पास अंदर की तरफ होती है बेटा, प्रारंभ होकर और कुंडलित होते हुए मध्यवर्ती क्षेत्र में पहुंचकर सीधी खड़ी होकर छोटी छोटी नलिकाओं के घने जाल में जाकर खुल जाती है, ठीक है। यानी जो वृषण नलिकाएं हैं वो किसका निर्माण करती हैं बेटा, रेट टेस्टिस का, यानी कि वृषण जालक का निर्माण करती हैं। इससे लगभग 15 से 20 संवालित नलिकाएं कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स निकलती हैं जिन्हें शुक्र वाहिकाएं और अपवाही वाहिनिकाएं बोलते हैं। ये नलिकाएं वृषण की अग्र या ऊपरी सतह पर पहुंचकर एक लंबी अधिवृषण या एपिडिडाइमस नलिका में जाकर खुलती है, ठीक है ना। अब रेट टेस्टिस में से अगली ट्यूब्स निकलती हैं जो शुक्रवाहिकाएं से होते हुए एपिडिडाइमस में जाकर खुलती है बेटा। और एपिडिडाइमस के अंदर क्या है, शुक्रवाहिनियों का आंतरिक स्तर पक्षमाभी स्तंभी उपकला कोशिकाओं का बना होता है जिनके बाहर एक पतला वर्तुल पेशी स्तर पाया जाता है, ठीक है ना। मानव सहित अधिकांश स्तनधारी जीवों में वृषण जो है वो उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में पाए जाते हैं, ठीक है ना। वृषण उदर गुहा के पास किस में होते हैं, वृषण कोष में होते हैं, क्योंकि शुक्राणुओं का परिवहन उदर गुहा में अधिक तापमान के कारण संभव नहीं है। वृषण कोष में ताप शरीर के ताप से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होता है, जिनमें शुक्राणुओं का परिवहन सुगमता से संभव हो जाता है, ठीक है ना। अब वृषण कोष का मेन काम क्या है, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर उससे टेम्परेचर को कम बनाए रखना। क्यों बनाए रखता है कम, क्योंकि बेटा अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर शुक्राणु बनते तो हैं लेकिन उनका परिपक्वन नहीं हो पाता और वो सक्रिय अवस्था में नहीं आ पाते। तो शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए, उन्हें निषेचन योग्य बनाने के लिए जो वृषण कोष है वो क्या है, तापमान को कम बनाए रखते हैं, ठीक है। अगला देखो क्या कह रहा है ये, नेक्स्ट देखिएगा। सर्दियों में वृषण कोष का ताप कम होने लगता है तो डार्टोस पेशियाँ और वृषणोत्कर्ष पेशी जो है सिकुड़कर वृषण कोष को उदरगुहा के नज़दीक ले आती हैं, ठीक है। जबकि क्या है कि जिससे शरीर के ताप के कारण वृषण का ताप जो नियंत्रण बना रहता है। अगला है अधिवृषण एपिडिडाइमस, ये क्या है, एक पतली लगभग 6 मीटर लंबी, एपिडिडाइमस क्या है, पतली लगभग 6 मीटर लंबी एक नलिका है, ठीक है। अत्यधिक कुंडलित चपटी और अर्धविराम मतलब कौमा के आकार की नलिका है। इसमें कुंडल संयोजी ऊतक, इसके कुंडल जो संयोजी ऊतक की तरह परस्पर चिपके हुए रहते हैं। इसकी दीवार के बाहर की तरफ एक मोटा पेशीय स्तर और आंतरिक स्तर से घिरा हुआ उपकला ऊतक पाया जाता है, ठीक है ना। इस नलिका को 3 भागों में बांटा गया, कौन कौन सा, शीर्ष अधिवृषण,
यानी यह भाग चौड़ा और वृषण के ऊपरी भाग पर टिका रहता है। चौड़ा है, वृषण के ऊपरी भाग पर क्या है, टिका हुआ रहता है। अपवायु वाहिनिका इसके भाग में यहीं आकर खुलती है। मध्य भाग जो है कार्पस एपिडिडाइमस, यह मध्य और सकड़ा भाग है जो कि पतला और चपटा होता है, वृषण की पश्च सतह तक फैला हुआ रहता है। ठीक है। पुच्छक अधिवृषण की बात करें तो यह अंतिम भाग है जो पतला होता है, वृषण के निचले भाग की तरफ ढके हुए रहता है। ठीक है। अगला आता है वास्ट डिफरेंस शुक्रवाहिनी, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है।